अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स। तो मूवमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट्स हमारे पास देखें। अगर हमारे पास जब हम मैयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी निकालते थे या एवरेज निकालते थे या मैयर ऑफ डिस्पर्शन निकालते थे तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाती थी, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या कर सकते थे। अगर हमारे पास एक शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पड़ी हो तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड क्या होता है। एक तो मुझे उसकी एक सेंटर वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, एक एवरेज वैल्यू मुझे उसकी चाहिए। फिर मुझे उसका स्प्रेड चाहिए, दो चीज़ें तो ये होगी। तीसरी चीज़ मुझे ये शेप चाहिए। ये शेप यानी कि ये मैं देख रहा हूँ क्या कि ये सिमेट्रिकल बन रही है, ये स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूड है, ये नेगेटिव स्क्यूड है। इस तरह यानी कि शेप्स आगे देखना है कि यानी कि इसके दो मोड्स हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो शेप भी देखनी है। फिर उसके बाद में अगर हमारे पास वो कहता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है जैसे यहाँ पर है, तो उसके बाद में ये भी देखना है कि इस सिमेट्रिकल में पीक क्या है, यानी कि ऐसे पड़ी है या बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है। अब देखें इस शेप में और इस शेप में फ़र्क है, लेकिन ये इन तीनों का देखें तो सेंटर क्या है। अगर मैं सेंटर करूँ तो 50% इधर और 50% इधर, वैल्यूज़ इधर इधर और इधर और इधर। तो ये हमें जब मैयर ऑफ हम सेंटर टेंडेंसी निकालते हैं, यानी कि मीन निकाल लेंगे, मीडियन निकाल लेंगे, मोड निकाल लेंगे, वो हमें सेंटर वैल्यू तो दे रहा है। हम जब मैयर ऑफ डिस्पर्शन निकाल लेंगे वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें स्प्रेड तो दे रहा है। यानी कि इनकेस अगर मैं मीन निकालता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकता था, वेरिएंस भी निकाल सकता था, मीन डेविएशन भी निकाल सकता था। अगर मैं मीडियन के जरिए निकालता तो क्वार्टाइल डेविएशन, इसका एक और नाम भी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो भी आप निकाल सकते। तो मोड के साथ आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो अब बात यहाँ पर करने का क्या फ़ायदा हुआ फिर इतनी, ये है कि अगर आपके पास ये तीनों की तीनों वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ पड़ी हो तो आप इतना तो बता सकते हैं, ठीक है। आपने अभी तक ये देख लिया होगा, आप इतना तो बता सकते थे कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, वो नेगेटिव, यानी कि आपकी जो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड है, वो नेगेटिव स्क्यूड है। यानी कि अगर तो एक ही डाटा सेट हमारे पास पड़ा होता, मैं उसका मीन निकालता, मीडियन निकालता, मोड निकालता, तो फिर मैं कह सकता था क्या, इसकी वैल्यू को देखकर अगर मीन की वैल्यू ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होती तो फिर मैं कह सकता था ये पॉजिटिव स्क्यूड है। अगर इन तीनों की वैल्यू क्या होती, सेम होती, यानी कि मीन इज इक्वल टू मीडियन फिर उसके बाद में इज इक्वल टू मॉड होता, तो फिर तो मैंने कह देना था ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब अगर मॉड की वैल्यू बड़ी होती, मीडियन की बड़ी हो, फिर उसके बाद में यानी कि मॉड की वैल्यू इन दोनों से बड़ी है, तो मैं कह देता था ये नेगेटिव स्क्यूड है। यहाँ था तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें हर चीज़ का पता चल गया। लेकिन यहाँ से हमें फिर भी हमें पीकनेस के बारे में कुछ नहीं पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ठीक है, या ऐसे है। अगर मैं इसे थोड़ा सा और कर दूं तो ऐसे है। तो अब देखें तो इसमें हमें कुछ पता नहीं चल रहा है इसकी पीकनेस के बारे में, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये, हमें क्या पता चल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है, लेकिन उसकी कोई हमें एक मैयर की हुई वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रही। और वैसे भी जब देखें हमारे पास डाटा सेट दिया गया हो तो हम या तो अगर मीडियन निकालेंगे तो फिर उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकाल नहीं सकते, हम क्वार्टर डेविएशन निकालेंगे। और क्वार्टर डेविएशन आपको पता है कि आगे इतनी यूज़ नहीं होती, मीडियन मोड के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों तो फिर भी चलेंगे ना, यानी कि इनसे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने आगे डेविएशन भी निकालनी थी और ये चीज़ें भी निकालनी थी, वो उनका हमें फ़ायदा नहीं होना। तो रह गया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर अक्सर ऐसे लिखा जाता है बुक्स के अंदर कि अगर हमारे पास जो होती है मैयर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मैयर ऑफ डिस्पर्शन, ये हमें इतना यानी कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लैग करता है, वो नहीं बताता हमें कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फेल टू टेल, कई लोगों ने ऐसे भी लिखा होता है, फेल टू टेल एनीथिंग अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन दो वैल्यूज को देखा जाए तो ये बात ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैंने अभी आपको पहले ही, अगर आपके पास मोड की और मीडियन की वैल्यू पता हो तो सिर्फ हम इतना बता सकते हैं। फिर भी अब देखें, अब यहाँ पर इस चीज़ का फिर हल क्या है, क्या हमने शेप भी देखना, हमें चार चीज़ें मैंने आपको पहले बताया था, सेंटर वैल्यू, स्प्रेड, उसके बाद में सिमेट्रिक है कि नहीं है, और क्या है, पीकनेस। तो इन चारों चीज़ों को देखने के लिए आपको क्या, आपको मूवमेंट्स की तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है। इन मूवमेंट्स को निकालने से आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने मूवमेंट अबाउट मीन, तीन तरह की मूवमेंट्स होती हैं वो हम अभी देखते हैं। तो जो मूवमेंट अबाउट मीन है अगर आप वो निकाल लेंगे तो उससे आपको क्या होगा, उससे आपकी ये सेंटर वैल्यू, आपकी स्प्रेड, आपकी शेप और उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन की पीकनेस है, वो चारों की चारों चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपको इतना डिटेल में बताने की इसलिए बताया गया है कि
इंटरव्यूज़ में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आप मेन यही कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हम मोमेंट्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की हमारे पास एक सिंगल वैल्यू पड़ी हुई है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर हमारे पास पड़ी है, फॉर एग्जांपल मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में गाइड नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बता रहा उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, हम मूवमेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो वो मूवमेंट्स की जो वैल्यू है वो हमें क्या बताएंगी, वो हमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वीकनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें ये बताएंगी। इसलिए हम मोमेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, तो आप इसे समझ लें अच्छे तरीके से। अगर अब हम देखते हैं कि मूवमेंट्स कितनी तरह की होती हैं और उनके क्वेश्चन करते हैं। तो हम मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो आपको पता है हमने कहा था 3 किस्म के मूवमेंट्स होते हैं। तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि देखें हमने क्या कहा था, हमने शेप द डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में सिमेट्रिक से जो लैक होती है यानी कि डिस्पर्शन होती है वो मालूम करने के लिए, उसके अलावा वीकनेस मालूम करने के लिए। ठीक है, इन 2 चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मूवमेंट्स की, जब हमारे पास हम उसे नहीं बता पाते किसके ज़रिए, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जरिए। क्योंकि एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर आपको वैल्यू दे दिया जाए तो आप उसे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं बता सकते ना, इसलिए हम मूवमेंट्स यूज़ करते हैं। अब देखते हैं 3 किस्म की मूवमेंट्स कौन सी होती हैं। एक मूवमेंट अबाउट मीन होती है, या हम इसे सेंट्रल मूवमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटर से ली जाती है। ठीक है, एक मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन होती है, यानी कि सेंटर वाली वैल्यू, मीन की वैल्यू के अलावा आप कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं डाटा के अंदर से। नॉन सेंट्रल मूवमेंट भी इसे कहते हैं, रॉ मूवमेंट भी कहते हैं। और हमारे पास मूवमेंट अबाउट जीरो, यानी कि जहां से आप डिस्पर्शन लेंगे वो आप जीरो लिखेंगे। अब मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस भी बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि पहले आप देखें कि मूवमेंट्स हमें क्या कहती है। मूवमेंट्स डेजिग्नेट्स द पावर टू विच डेविएशन आर राइज बिफोर एवरेजिंग देम। अब देखें मैं पहली मूवमेंट बना रहा हूँ तो मैं पहले डेजिग्नेट उस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि मेरी उसकी पावर क्या है। यहाँ पर मूवमेंट अगर मैं बनाऊँ मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर 2 है, 3 है, ऐसे हम बता सकते हैं पहले राइज, यानी कि पहले ही हम उसके बारे में बता देते हैं बिफोर एवरेजिंग दैम, एवरेज करने से पहले ही। अब हम देखते हैं, आप इन चीज़ों में अगर देखें तो आपको कुछ फ़र्क आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ दोनों के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये जब हम मूवमेंट अबाउट मीन निकालेंगे तब हमने ये देखे फॉर पॉपुलेशन है ये डाटा, म्यू लिखेंगे तो पॉपुलेशन, अगर म्यू की जगह एम लिखेंगे तो सैंपल, सेम म्यू लिखेंगे पॉपुलेशन सैंपल, इसी तरह आगे भी है। अब जब हम म्यू 1 लिखते हैं उसके ऊपर यानी कि प्राइम नहीं लिखते या कुछ भी नहीं है ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये फॉर मूवमेंट अबाउट मीन है। जब हमारे पास ये बार या वन या प्राइम आप जो भी इसे कह लें ये आ गया तो हम इसे क्या कहेंगे, ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, और सेम यही मूवमेंट अबाउट क्या है, ज़ीरो है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ दी जाएँ, मूवमेंट अबाउट मीन अगर हमारे पास पड़ी हो, तो हम डाटा की हर चीज़ के बारे में, शेप, वो 4 चीज़ों की हमने बात की है वो हम बता सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमें मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दी जाती है, तो हम उससे क्या ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ दी जाए तो हम इससे भी ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो वो हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये करने से पहले स्टार्ट अब देखते हैं कि और चीज़ वो क्या है। अब देखें, जब हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द पॉपुलेशन, तो यहाँ पर देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने अगर 1 लिखा है, फार्मूला बनाने के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है 1 है इसकी पावर। जब मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ यानी कि सेकंड मूवमेंट अबाउट पॉपुलेशन, तो यहाँ पर मैं 2 लिख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इसका मैं एक अर्थ फार्मूला बना देता हूँ, यानी कि अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, वो क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू, अब यानी कि यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 1 लिखूंगा तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यानी कि इस तरह मैं सारी मूवमेंट्स निकाल सकता था। अगर यही चीज़ मेरे पास सैंपल के लिए होती तो मैंने कहा था आप म्यू को एम में चेंज करें, तो एम आर सेम फार्मूला रहेगा, एन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एन, और म्यू की जगह एक्स बार। अगर यही चीज़ हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए होती तो हमने इसे ऐसे लिख देना था। अब हमने जब हम कहते हैं आर्बिट्रेरी ओरिजिन, एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन है, तो इसका मतलब क्या है कि आप म्यू के अलावा कोई वैल्यू ले रहे हैं जिससे आप डेविएशन लेंगे। तो डेविएशन आप देखें यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू, अगर मेरे पास कोई डाटा सेट पड़ा होता ना, यानी कि 36, 32, 36, 37, 40, एक मिसाल के तौर पर अगर इसका मीन मैं कह देता ना, इसका मीन है क्या है, इसका मीन 37 है, एक वैसे हम बात चले 33 मैं कह देता हूँ, 33 इसका मीन है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करनी थी। अगर अब आर्बिट्रेरी वैल्यू यानी कि इस डाटा सेट में से मैं और कोई वैल्यू भी उठा सकता था, यानी कि मैं यहाँ पर 35 लिख कर तो ये सारी चीज़ें निकालता। तो ये मेरे पास क्या हो, मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी
ओरिजिन। अब जब मैंने मोमेंट अबाउट जीरो निकाली तो उसमें मैंने क्या करा था, उसमें मैंने ये चीज़ वैसे ही जीरो पुट कर देनी थी, यानी कि अगर ये वाली इतना हिस्सा मैं वैसे ही जीरो कर दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मोमेंट अबाउट रीजन। देखें समीशन, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने फॉर ग्रुप डाटा लिखा है। अगर मैं इसके सामने यहाँ पर दूसरे लिख दूँ फॉर समीशन एक्स ओवर एन, ये सैंपल के लिए अब मैं लिख रहा हूँ फॉर समीशन एक्स स्केयर ओवर एन, समीशन एक्स क्यूब ओवर एन हो गया हमारे पास, समीशन एक्स की पावर 4 ओवर एन। तो ये है। तो देखें यहाँ पर हमें अब इन तीनों का पता चल गया कि हम इसे निकालते कैसे और इनका नाम क्या है, लेकिन अभी हमने इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नहीं की जिसके ज़रिए हम यानी कि फाइंड करें और हमें बेहतरीन तरीके से पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसके ज़रिए हम ये चीज़ें निकालेंगे, फिर हम एक ऐसी एग्जाम्पल देंगे जिसमें हमें ये वाली वैल्यू दी गई हो तो हम मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं। फिर हम एक ऐसी एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हमें मोमेंट अबाउट ओरिजिन, पहले हम मोमेंट अबाउट जीरो भी निकाल लें, उसके बाद में हम क्या निकाल लें, मोमेंट अबाउट मीन भी, यानी कि इन तीनों का रिलेशन भी करेंगे और हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो वो मैंने पहले ही रेज कर दिया, लेकिन एक चीज़ आपको बतानी मैं भूल गया, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको कि अगर तो हमारे पास जो मोमेंट अबाउट फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आता है, अबाउट मीन, तो इसका अगर आंसर आप गौर से देखें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या मीन की, कि जब हम सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन लेते हैं तो ये चीज़ तो हो जाएगी क्या, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन हमारे पास जीरो होती है। अब सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन हमारे पास क्या है, अगर आप इसे गौर से देखें तो आपको ये क्या, यहाँ पर आपको क्या वेरिएंस का फार्मूला नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ये वेरिएंस का फार्मूला है। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन हमारे पास क्या होती है, वेरिएंस होती है। अब जब हम मूवमेंट अबाउट जीरो निकालते हैं तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास क्या है, जब हम इसे जीरो पुट करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है, समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स ओवर एन आपको पता है क्या होता है, हमारे पास एक्स बार, तो यानी कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो हमारे पास क्या होता है, मीन होता है। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो ये एक डाटा सेट हमारे पास दिया गया है। देखें अगर एक डाटा सेट दिया गया हो और हमें कहा गया हो कि हम इसकी फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट द मीन निकालें, तो हम इसे कैसे निकाल सकते थे। हमें पता है कि हमारे पास आर्थ मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, यानी कि ये है। यहाँ पर अगर मैं वन पुट करूँ और यहाँ पर वन पुट करूँ तो मेरे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये फॉर सैम्पल डाटा है तो मैंने एम लिखा है और यहाँ पर एक्स बार लिखा है। तो मुझे क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मुझे एक्स बार की वैल्यू चाहिए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, एक्स बार फाइंड कर लेता हूँ। इस डाटा को मैं क्या करूँगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 40, और ये मेरे पास क्या है, मार्क्स है, स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो नेक्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर क्या होगा, मुझे अब क्या चाहिए, मुझे समीशन एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, यानी कि मैं हर वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करूंगा। आप देखें यहाँ पर सम किया तो वो प्रॉपर्टी जो आपको याद हो कि हमारे पास जब हम समीशन लेते हैं, सम ऑफ डेविएशन कहाँ से, ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, तो वो जीरो होती है। तो ये देखें जीरो हो गया। तो हमने अभी क्या कहा था कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। जब मैंने सेकंड निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं फार्मूले में 2 पुट करूँ, यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। यानी कि अब इन वैल्यूज का अगर मैं स्केल लेता जाऊं तो मेरे पास ये न्यू कॉलम बन गया। अब इसकी वैल्यू क्या है 232। जब मैंने इस 232 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 के ऊपर डिवाइड करना है तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 25.78। तो मार्क्स का स्केयर, क्योंकि ये वेरिएंस है तो आपको पता है वेरिएंस यूनिट के स्केयर के अंदर आंसर देता है। तो ये मेरे पास क्या है, वेरिएंस है। अब जब मैं थर्ड निकालूंगा तो थर्ड मेरे पास क्या होगा 1/n समीशन एक्स माइनस, यानी कि यहाँ पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर 3, तो मेरे पास थर्ड, सेम प्रोसीजर। तो मैंने क्या करना था, ये जो वैल्यू है अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये वाली को। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। या अगर आप इसका स्केल कैलकुलेटर के ऊपर इसका स्केल ले लेंगे, यानी कि इसका क्यूब ले लेंगे, तो भी आपकी बात बन जाएगी। अब देखते हैं, अब हमारे पास इस ऐसे ही थर्ड भी आ जाएगी, फोर्थ भी आ जाएगी। थर्ड में जब निकालूंगा तो मार्क्स का क्यूब हो जाएगा, फोर्थ में मार्क्स की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। यूनिट का भी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या निकल आई है, हमारे पास फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन निकल आई हैं। अब इन्हें यूज़ करते हुए आप स्क्यूनेस कर्टोसिस हर चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, तो अभी हम वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम बस मूवमेंट्स निकालेंगे।
तो ये हमारे पास अब यहाँ पर आपको पता है, मैंने अब दूसरी एग्जांपल आपको कहा था हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा रिलेशन देखेंगे जिसमें हम अगर हमारे पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दी जाए, हम मूवमेंट अबाउट मीन उससे निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज दी गई हैं, ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, उसने कहा है हमारे पास ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, तो हम इससे मूवमेंट अबाउट मीन कैसे निकाल सकते हैं। तो इनके ये रिलेशन है। अगर आप देखें M2 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला ये होगा, M3 निकालना चाहते हैं तो ये होगा, और M4 निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला होगा। मैं अब इसमें पुटिंग करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 2.64, सॉरी ये मैंने वैल्यूज थोड़ी सी गलत लिख दी है। तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की हमने बताया था, और ये मूवमेंट अबाउट मीन हमने ऐसे निकाल लेने हैं। तो मैं पहली वैल्यू पुटिंग करूंगा तो 2.6364, दूसरी ये सारी वैल्यूज पुट करूंगा 0.08, और थर्ड ये मेरे पास, अब ये मेरे पास क्या आ गई हैं, 4 मूवमेंट्स अबाउट और मीन मेरे पास आ गई हैं। किस वैल्यूज के जरिए मैंने निकाली हैं, मैंने इन द बाय द हेल्प ऑफ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, इन वैल्यूज की बेस के ऊपर मैंने ये वैल्यूज निकाली हैं। अब इनमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आप देख रहे हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स इनके साथ पड़े हुए हैं, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो अब देखा आप इनको अगर ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। सेम अगर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर क्या पड़ा 1 2 3, 3 को 3 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर क्या पड़ा 1 7 7, और ये दोनों भी 7 हो गए, 7 प्लस का 7 माइनस का 0। और जितनी डायमेंशन लेफ्ट साइड पर है उतनी ही डायमेंशन राइट साइड के ऊपर भी है। ये दो चीज़ें भी मूवमेंट्स में होती हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें हमारे पास अगर मूवमेंट्स अबाउट 0 दी गई हों तो उससे हम मूवमेंट अबाउट मीन कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक डाटा सेट है, इसमें हमारे पास ये क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पर हमें दी गई हैं ये जो वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन के मुताबिक ये हैं मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू, यानी कि वो कहता है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, उसमें आर्बिट्रेरी वैल्यू जो है वो 2 है, और उसका आंसर जब हम निकालेंगे तो वो क्या निकलता है 1। ठीक है, ऐसे जब आपने पता है आपने स्केल ले लेना है, तो सेकंड मूवमेंट है आर्बिट्रेरी मूवमेंट हमारे पास क्या है, ये 16, थर्ड 40 है ये। अब वो कहता है कि इन तीन की बेसिस के ऊपर क्या करें कि आप पहले निकाल लें, आप मूवमेंट अबाउट 0 निकालें, और उसके बाद मूवमेंट अबाउट 0 भी निकालें, और मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट सेंट्रल मूवमेंट भी आप कह सकते हैं, मूवमेंट अबाउट मीन निकालें। तो देखें मुझे पता है मूवमेंट अबाउट 0 क्या होती है, ये है कि यानी कि अगर मुझे पास ये वैल्यू पड़ी हो तो इस वैल्यू को क्या कहूँगा मैं कि ये फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0 है, सेकंड मूवमेंट अबाउट 0, थर्ड मूवमेंट अबाउट 0, फोर्थ मूवमेंट अबाउट 0। तो ये निकलती कैसे हैं, अब मुझे यहाँ पर पता है, आप देखें यहाँ पर और यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो एक ही चीज़ पड़ी है, तो बिल्कुल ये एक ही चीज़ पड़ी हुई है, जो होता है M1 प्राइम, ठीक है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का, और ये हमारे पास मूवमेंट अबाउट 0 का, ये सेम ही है। यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो ये मेरे पास क्या होगी, ये मेरे पास बन जानी थी यहाँ पर, अगर मैं अब क्या कहूँ कि मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की पहली वैल्यू क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा। तो इसके बाद में मैं इस इक्वेशन अंदर वाली इक्वेशन को ये जो है ये सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है कि समीशन मैंने अंदर अप्लाई किया तो वो क्या हो गया, समीशन fx ओवर n हो गया। सेकंड टाइम जब करूंगा तो वो क्या हो जाएगा n ओवर n2, तो ये n आपस में कैंसिल हो जाना था, तो ये चीज़ बन गई। अब यानी कि मेरे पास क्या है, अगर मैं 2 को इस साइड पर ले जाऊँ तो 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू मेरे पास बन गई। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 0। सेम इस इक्वेशन को आप हल करेंगे तो इसमें ये चीज़ जो है, अब आपके पास ये चीज़ आ गई है, इसको आपने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, मूवमेंट अबाउट, सेकंड मूवमेंट अबाउट 0, ऐसे थर्ड मूवमेंट अबाउट 0। इक्वेशन यानी कि जो दी गई है आपको, कौन सी इक्वेशंस, जो आपके पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दी गई हैं उन्हें आप सॉल्व करें, उनमें से आपको ये वाली वैल्यूज चाहिए, वो वाली वैल्यूज निकालेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पहली इक्वेशन में आपको देखें तो ये समीशन एफ एक्स ओवर एन है, तो ये क्या होता है, मीन होता है। अगर आप मीन यहाँ पर नहीं आपको पता कैसे निकालना, तो आपने कैसे निकालना था, आपने फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन प्लस जो हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू, ये 2 की वैल्यू दी गई, ये इन दोनों वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये 2 है प्लस 1 करेंगे, तो ये देखें यहाँ पर 1 हमें बताया गया कि पहले इसका आंसर क्या है 1 है, तो 1 प्लस 2 हमारा 3 आंसर आ गया। सेम फिर आगे चलते जाएंगे। अब देखें, अब यहाँ पर हमने क्या चीज़ कर ली, हमने ये तो कर लिया कि हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन से मूवमेंट अबाउट 0 कैसे निकालते हैं। तो अब मूवमेंट अबाउट 0 से
मूवमेंट अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, तो सेम फार्मूला, यानी कि अगर आपके पास मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू पड़ी हो तो भी आप यही फार्मूला लगा के मूवमेंट अबाउट मीन के आंसर निकालते हैं। अगर आपके पास मूवमेंट अबाउट ज़ीरो की वैल्यू पड़ी हो तब भी आप यही फार्मूला लगाकर मूवमेंट अबाउट मीन निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, हमारा टॉपिक टोटली कवर हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।